चलिए शुरू करिए ना। पहला क्वेश्चन लिखिए, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, है ना। लिखिए, ए प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V। ए प्रोटॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V, है ना। ए प्रोटॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V subjected to a uniform magnetic field, subjected to a uniform magnetic field acting normal to the velocity of proton, acting normal to the velocity of proton। हो गया यहाँ तक। if the potential is doubled, potential difference is doubled, how will the radius in velocity acting normal to the velocity of proton, acting normal to the velocity of proton। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये वेलोसिटी, ऐसा ही कुछ कहा है ना। कोई एक प्रोटॉन की वेलोसिटी के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, जिससे कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो v वेलोसिटी के साथ चल रहा था, जो कि नॉर्मल थी उसके, ठीक है। अब इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें, हाउ विल द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोटॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड चेंज। क्वेश्चन सुनिए, मैं समझा दूं, छोड़ो कहानी को, अब क्या लिखना समझो। कहने का मतलब इसका यह है कि एक प्रोटॉन पर मैंने, ये प्रोटॉन है मेरे पास, इस प्रोटॉन पर मैंने v वेलोसिटी, v पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। पहली बात, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जब हम v वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एक्सेलरेट कर जाता है सर। एक्सेलरेट करना मतलब सर उसकी वजह से वर्क होता है और वर्क की वजह से वो चलता है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब जब मैं किसी चार्ज पार्टिकल पर v वोल्ट अप्लाई करता हूं तो उसके द्वारा किया गया काम, उस पोटेंशियल के द्वारा किया गया काम कितने के इक्वल होता है, W इक्वल टू Q इंटू V, W इक्वल टू Q इंटू V। वही Q इंटू V इसको क्या करता है, वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर है? हाँ तो बताओ। हाँ वेरी गुड, रूट टू टाइम्स बाद। तो अब इसका कहना यह था कि जो वेलोसिटी इसको इस पोटेंशियल ने अप्लाई की है, या सॉरी इस पोटेंशियल ने दी है, वो वेलोसिटी पर मतलब अगर हमने डबल कर दी, वेलोसिटी को डबल नहीं, पोटेंशियल को डबल किया है, तो बताइए कि रेडियस ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द प्रोटॉन पर क्या इफेक्ट। को नहीं समझेंगे आप, निकाल ही नहीं पाएंगे कुछ भी, है ना। कृष्णा ध्यान लगाओ पीछे। V वोल्ट, हमने किसी प्रोटॉन पर V वोल्ट अप्लाई किया, ठीक है। नहीं आर, आपको ना नई रेडियस बतानी है पहली रेडियस के कंपैरिजन में। V के टर्म्स में क्या होगा, पहली रेडियस के कंपैरिजन में नई रेडियस कितनी होगी। पहले तो एक बात बताओ, अच्छा, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली देन इट फॉलोज सर्कुलर पाथ, सही है गलत। एंड द रेडियस ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द सर्कुलर, नहीं, रेडियस ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज गिवन बाय r बराबर mv अपॉन qv, सही है। तो एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन अगर होगा तो क्या लगाओगे ऑप्शन, बोलो। मैंने बोला, पहले ध्यान सुनो, मोइन देखो, मोइन बताएगा, देखो, है ना। मोइन, मैं तुम्हारे पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्या, बताओ, है ना। तो मैं बता रहा था, है ना। तो कल मुझे मिल ही जाते हैं ना लोग, फिर मैं बहुत ध्यान दे रहा हूँ, तुम नहीं दे रहे हो। तुम अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, समझ रहे हो ना। मेहनत करो, मेहनत भाई, मेरे प्यारो, मेरे लाडलो। मैंने आपको अभी आके थोड़ी देर पहले, जब लोग सब लोग नहीं थे, मैंने इन लोगों को बोला था कि आप लोग मेरी नज़र में योद्धा हैं, ठीक है ना। योद्धा का मतलब जो जंग में ना लास्ट मोमेंट तक चलता रहता है, वही योद्धा कहलाता है, ठीक है ना। तो आप मेरी नज़र में तो योद्धा ही हैं, लेकिन आपके योद्धा होने का फायदा तब मिलेगा जब जीत भी आप ही के नाम लिखी जाए। मतलब समझ रहे हो ना, जीत आपके नाम लिखने का मतलब है कि आप बाकियों से बेहतर परफॉर्म करें। लास्ट मोमेंट तक आते रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो जब आप बाकियों से बेहतर परफॉर्म करेंगे तभी आपको जीत मिलेगी, ठीक है। इसलिए मेहनत करनी है। क्वेश्चन सुनो, नहीं, मैं अब इसको छोड़ दो, मैं एक क्वेश्चन नया पूछ रहा हूँ। क्या रहा है, हाँ, रूट टू टाइम्स ऑफ आर, है ना। सुनो, मैंने कहा, मोइन ध्यान दो, द रेट व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली देन इट फॉलोज अ सर्कुलर पाथ and the radius of the circular path followed by the particle is given by r is equal to mv upon qb। ये भी ट्रू है। मैं कहना ही चाह रहा हूँ, ए ऑप्शन लगाओगे, बी लगाओगे, सी लगाओगे, डी लगाओगे, बी लगेगा। गलती से ए नहीं लगा रहा है, जितनी बात समझ में ना। ए और दोनों सही तो हैं, लेकिन आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसा रीजन अगर दे रहा हूँ,
रीजन था कि द रेडियस ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय r इक्वल टू mv अपॉन qb। तो ये भी सही है, लेकिन सर इससे उसका कोई लेना नहीं, क्योंकि सर्कुलर पाथ को फॉलो इसलिए करता है कि जो फोर्स अप्लाई होता है F बराबर q v क्रॉस b, वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है, उसकी वजह से पाथ बदल जाता है। और पाथ लगातार क्या होता रहता है, जब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो पाथ हमेशा कैसा होता है, सर्कुलर। समझे ना, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा होता है तो पाथ हमेशा सर्कुलर होता है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत अच्छे। अब एक और बात बताओ, अगर मैंने आपसे पूछा, बहुत ध्यान सुनना, कि अगर मैंने एक दीवार को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और एक दीवार को नेगेटिवली चार्ज कर दिया, और इसके बीच में क्या कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी जीरो होगी? क्या इन दोनों दीवारों के बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी जीरो होगी? श्योर हो? कहीं होगा? नहीं होगा ना? वेरी गुड। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इसके बीच में रख दूंगा, किधर मूव करेगा? नेगेटिव की ओर। और नेगेटिव रखूंगा तो पॉजिटिव की ओर, ठीक है ना? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है ना? इतने में कोई डाउट नहीं है, सिंपल है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अगर मैंने आपसे कहा कि मैं किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपनी स्टेबल कंडीशन से थोड़ा टिल्ट करके छोड़ दूं, तो एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं करेगा? अगर किसी एक डायपोल को उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम से स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दूं, तो मतलब स्लाइटली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देकर छोड़ दूं, तो एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। समझ में आ रही बात ना? करेगा, क्योंकि जब आप इसको ऐसे स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहले से था, वहीं आना चाहेगा, तो आपने जो वर्क किया होगा वो इसके अंदर ऐसे पोटेंशियल जी स्टोर हो जाएगा, और जब आप छोड़ेंगे तो वो उसको काइनेटिक में बदलेगा, फिर काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में, बस यही होता रहेगा। एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आ रही बात ना? द एसएचएम ऑफ द, सुनिए, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम इफ इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। सही है गलत? A particle executing SHM, when a particle executing SHM, then the acceleration of the particle is always directly proportional to its displacement. सही है गलत? सही है। Reason, it always directed towards the mean position. The acceleration is always directed towards the mean position in SHM. सही है। क्या लगाओगे ऑप्शन? A B C D, B लगेगा यहाँ भी। देखो ये अपनी चर्चा कर रहे हैं भाई, समझ लो, इतना काम क्वेश्चन बता दिया। मोइन को क्यों इसमें फंसा रखे हो? इधर आ जाओ, क्या दिक्कत हो रही है? मोइन तुम बीच में वहाँ है ना, क्या कहूँ, है ना, गेहूं के साथ घुन पिस रहा है, ठीक है ना? तो ये ना करो, ठीक है? ये भारतीय लोग हैं, ये ना मिसाल का मतलब ये निकाले अभी ऊपर, इसीलिए मिसालें देनी बंद कर दी लोगों ने। आप कोई कहे भाई धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, दोस्तों ये नहीं कहेंगे भाई तुम्हें क्या समझाना चाह रहे, बोले तुम कुत्ते हो। अबे यार ये थोड़ी कह रहे हैं, बात का मीनिंग क्यों नहीं समझते हो, ठीक है ना? मर्म समझना चाहिए, शब्दों पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, तो अभी समझो। अच्छा, क्या कह रहा था मैं? ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम हैज एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो ये सही है। एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये भी सही है। लेकिन एक्सप्लेनेशन उसका सही, मतलब इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन उनका आपस में कोई ऐसा लिंक नहीं है। समझ गए ना? खैर चलो छोड़ो। अब बताओ ये कितने लोगों का हो गया? अभी तक हुआ कि नहीं हुआ? देखो, जब मैंने V वोल्ट अप्लाई किया तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ mv² बराबर qv। होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी यहां से V बताओ कितना जाएगा भाई? V बराबर हो जाएगा 2qv अपॉन m, ऐसा ही कुछ आएगा, है ना? अच्छा हाँ, अंडर रूट में आ गया। अब मुझे बताओ Q क्या है? प्रोटॉन का चार्ज कांस्टेंट, 2 क्या है? कांस्टेंट, m क्या है? कांस्टेंट। तो मैं क्या कह सकता हूं? वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v कह सकता हूं, क्योंकि बाकी सारे टर्म क्या हो गए? दिमाग से काम लो, बार बार कह रहा हूं, ध्यान से काम लो, है ना? खोलो, है ना? वेलोसिटी ये हो गई, किस पे डिपेंड करेगी? पोटेंशियल पर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट v। बोलो होगी कि नहीं?
अब मुझे बता दो बच्चों, V1 बाई V2, तुम में से कौन बताएगा? स्मॉल V1 बाई V2 बराबर अंडर रूट V1 बाई V2। सही है गलत है? ये वाला V वेलोसिटी है, ये वाला V पोटेंशियल है। कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दो, मैं दूसरे रास्ते भी आते हैं मुझे बताने के। नहीं आ रहा है क्या? तो है ये स्मॉल है, ये कब बड़ा है भाई? बड़ा ही है। जब तक ये ऐसे घुमाया ना जाए ना तब तक वो बड़ा ही होता है। ठीक है ओके। तो V1 बाई V2 बराबर अंडर रूट V1 बाई V2। उसने क्या कहा सर, ये हो जाएगा अंडर रूट कितना, V2 है 2V1 के इक्वल, ये हो गया आपका V1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ V1। V1 से V1 कैंसिल। सर वेलोसिटी का रेशियो कितना आ गया? वेलोसिटीज का रेशियो आ गया 1 अपॉन रूट 2। समझ गए? अब फिर फॉर्मूला लगाओ, R बराबर क्या होता है? mv अपॉन qb। सर R का रेशियो क्या आ जाएगा? R ही m कांस्टेंट, q कांस्टेंट, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो एंटर करा था वो भी कांस्टेंट। इसका मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब R1 अपॉन R2 बराबर V1 अपॉन V2 बराबर 1 अपॉन रूट 2। इसका मतलब R2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ रूट 2 टाइम्स ऑफ R। समझ गए ना? दिमाग से काम लो, बार बार कह रहा हूं भाई, मेहनत से पढ़ो। समझ गए ना? इसी तरह के क्वेश्चंस आजकल, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, फिजिक्स का लेवल अब ना तो नीट में ना ही जेई मेंस में बहुत टफ नहीं है। आप फिजिक्स में बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। जो जेई देने वाले भी है ना वो फिजिक्स में कंफर्टेबल फील करेंगे। मैथ्स में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, और जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं ना उनको फिजिक्स बिल्कुल नहीं परेशान करेगी। जिसने यहाँ पढ़ रखा है ढंग से उसके लिए फिजिक्स बहुत बेहतर होगी, लेकिन आपको समस्या खड़ी करेगा बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है ना? समझ गए? हाँ, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना कि नहीं सर वो तो तैयार है एकदम, ये सोच तुम्हारी गलत है। मतलब फिजिक्स अगर आपने सही से पढ़ रखी है ना तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स के आजकल, सीधे सीधे टाइप के। खासतौर से नीट में तो एकदम ही फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है ज्यादातर पेपर, ये ना कि आपके सारे फॉर्मूले बस दिमाग में बैठे होने चाहिए, कोई भी फॉर्मूला मिस नहीं करना है। ठीक है ना? चलो बढ़ते हैं आगे। इसने कहा है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, वाह गजब। ऐसे भी क्वेश्चन दे देते हैं लोग कभी कभी। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिज्म। जब से आप आ रहे हैं कोई टॉपिक नहीं छूटा हमारा जिस पे हम क्वेश्चन ना किए हों, लगभग सारे कवर हो रहे हैं। ठीक है ना? पुराने सालों के पेपर लगाने से यही फायदा मिलता है। अब देखो मैंने कितने दिन से लगातार रिवीजन करा रहा हूं, कहीं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, लेकिन इस साल आ गया। मतलब इस वाले जो अब मैं आज जो पेपर उठाया हूं उस वाले पेपर में है। तो ये मत सोचा करो कि ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, भाई क्या पता तुम्हारे वाले पेपर में आ जाए, कुछ पता नहीं है। ठीक है ना? ओके। तो इसने कहा द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम एट 300 केल्विन। मैग्नीशियम की ससेप्टिबिलिटी 300 केल्विन पर मैग्नीशियम की ससेप्टिबिलिटी, ऐसा कुछ सिंबल बनाया था मैंने उस समय भी, है ना? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का। ठीक है ना? क्या होगा, कितनी दी है? इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर 4। 1.2 इंटू 10 की पावर 4 ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है मैग्नीशियम की 300 केल्विन पर। व्हाट टेम्परेचर विल इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बिकम? 1.44 इंटू 10 की पावर 8। बताइए कितने पर इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1.44 इंटू 10 की पावर 5। 1.44 इंटू 10 की पावर 5। क्या गजब क्वेश्चन है। सुनो बच्चों, T1 दिया है, T2 दिया है, T2 पूछा है, नहीं समझे? व्हाट डू मीन बाय सी? What do you mean by C? Very good. क्या होता है फॉर्मूला पहले बताओ। हाँ, Im इक्वल टू C बाई, यही था। तो उसमें जरूरत क्या पड़ी? T बताओ क्या है? T क्या है? तो वो क्यूरी कांस्टेंट तो दोनों के लिए सेम नहीं होगा, तो फिर कैंसिल हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना? सीधा क्वेश्चन है यार, 1 नंबर का, है ना? अब लेकिन ये क्वेश्चन 1 नंबर आपका खा जाएगा। मैंने कहा, तुमने बताया साई एम इक्वल टू सी अपॉन कैपिटल टी ना? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल टी? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है ना? क्लियर? तो अभी नहीं, वो नहीं मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्यूरीज कांस्टेंट अपॉन कैपिटल टी। तो क्यूरीज कांस्टेंट दोनों के लिए सेम होगा, मतलब दोनों सिचुएशन में चाहे 300 केल्विन टेम्परेचर रखो चाहे कुछ और रखो तो कट जाएगा ना। तो जरूरत ही नहीं है ना, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उसकी वैल्यू दी नहीं है क्वेश्चन में, है ना? क्या डर रहे हो उससे? अब देखो, अब बताएगा नहीं, मोइन बताएगा नहीं मुझे, बार बार इसका नाम ले रहा हूं और ये लेकिन बात को समझता नहीं है। क्या बता रहा है?
अच्छा नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, ध्यान दो क्या करेंगे भाई बताओ ना बच्चों। साई एम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है टेम्परेचर, तो यहां से आप क्या कह दोगे साई एम 1 अपॉन साई एम 2 कितना हो जाएगा बताओ T2 बाई T1 नहीं होगा क्या बताओ, क्या इतना नहीं जानते आप लोग। अरे भाई जब इनवर्स रिलेशन होता है तो क्या फॉर्मूला लेगा, अरे यार लोग कुछ नहीं पढ़ते हो। बताओ ये एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है कहीं, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसा ही है कि नहीं, नहीं गलत है, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था भाई, सही है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, हाँ ये पढ़ा था, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है ना, V इज इनवर्सली, बॉयल्स लॉ, समझ में आई बात ना। तो यहां से हम ये भी तो कह सकते हैं V1 अपॉन V2 बराबर P2 अपॉन P1, यही तो होता है, समझ में आ रही बात ना, बहुत अच्छे। अगर मैं आपसे एक और बात कर रहा हूं, हमने कहा कि आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए PS बराबर PI, या पावर ऑफ प्राइमरी इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी, मतलब ES IS इक्वल टू EP IP, तो यहां से ये भी तो कह सकते हैं ES अपॉन IS इक्वल टू IP अपॉन IS, होता है ना, यही होगा ना। अच्छा ES अपॉन EP, ES अपॉन EP बराबर IP अपॉन IS, यहां भी साफ साफ समझ आ रहा है इनवर्स रिलेशन है, समझ रहे हो ना, बहुत अच्छे। तो ये इनवर्स रिलेशन में यही बनते हैं फॉर्मूले, तो यहां पर क्या फॉर्मूला जाएगा, अगर इनवर्स रिलेशन होता है तो ऊपर वाले का टर्म नीचे और नीचे वाला का टर्म ऊपर चला जाता है, तो सही कितना होगा बताओ आंसर, ये दे रखा है कितना 1.2 इंटू 10 की पावर 4, ये भी दे रखा है कितना 1.44 इंटू 10 की पावर 5 बराबर T2 मुझे पता करना है, T1 कितना है हमें समझ लो, क्वेश्चन नोट भी करो उनको कॉपी में, ये मत सोचो खाली यहां समझकर काम चला लेंगे, बहुत काम के क्वेश्चन, बहुत काम के भाई, ये वो क्वेश्चन है जो अगर आ गए पेपर में और हम ना डिस्कस किए होते तो शायद मैं आप पे उम्मीद नहीं कर सकता था इस बात की कि आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को, है ना, क्या मतलब, तो पहला वाला कितना है, अरे पहला वाला 1.2 ही तो है यार, ये तो रहा साई और साई डैश, है ना, ओके हो गया। अब बताओ सॉल्व करके कितना आंटी 250 केल्विन, वेरी गुड, 250 केल्विन इज द राइट आंसर, खत्म। हाँ टेम्परेचर बढ़ाने से ससेप्टिबिलिटी घटती है, ठीक है ना, 250 केल्विन, हाँ अभी छोड़ो, अभी केमिस्ट्री में बात करेंगे, अभी बताएंगे, है ना, अभी बताएंगे, रुक जाओ एक मिनट, है ना, इसको पूरा हो जाने दो। बढ़े बच्चों, हो गया क्या ये, बढ़ जाऊं, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, करने की कोशिश करो, तुम लोग तो पता नहीं क्या लेके बैठ जा रहे हो ना चीजों को, अभी मैं करवा रहा हूं, मुझे ही लग रहा है मैं ही करवा रहा हूं, है ना, उसको अभी बाद में करना भाई, है ना, जो भी कर रहे हो पहले इसको फोकस करो। ए प्रोटॉन एंड ए फोटोन, या कह लो ए फोटोन एंड ए प्रोटॉन, दो चीजें हैं, एक फोटोन और एक प्रोटॉन, हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा, ए फोटोन एंड ए प्रोटॉन हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा, prove that the energy of the photon is, prove that the energy of the photon is 2mc, हाँ energy of the photon, prove that the energy of the photon is, क्या बढ़िया क्वेश्चन है यार, लोग दिमाग लगा लगा के क्वेश्चन बनाते हैं, 2mc lambda upon h times of energy of proton, समझ गए ना, a photon and a proton have the same de Broglie wavelength lambda, prove that the energy of the photon is, prove that the energy of the photon is 2mc lambda upon h times the kinetic energy of the proton, 2mc lambda upon h times the kinetic energy of the proton। करिए, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। सुनो भाई सुनो, है ना, कृष्णा ध्यान लगाओ बच्चे, इतनी बार कहना पड़ेगा यार, बहुत बातें करते हो, इधर ध्यान लगाओ। क्या कहा है क्वेश्चन में, सर लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू
लैम्डा फोटोन, यही दिया है। पी आर मतलब प्रोटॉन और पी एच मतलब फोटोन। लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू लैम्डा फोटोन। क्लियर? आप मुझे बताओ लैम्डा फोटोन कितना होगा और लैम्डा प्रोटॉन कितना होगा। तो हम बोलेंगे भाई लैम्डा प्रोटॉन मतलब H अपॉन एम पी वी। बोलो होगा कि नहीं होगा? मतलब मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन, H अपॉन एम वी इज इक्वल टू लैम्डा फोटोन कितना होगा सर? E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा होता है फोटोन की एनर्जी, वहां से लैम्डा निकलेगा इसका कितना? एच सी अपॉन कैपिटल ई। इसमें जो कैपिटल ई है ये एनर्जी ऑफ द फोटोन है जो मुझे चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है? ओके, तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन कैपिटल ई। क्लियर? अब मुझे प्रूफ क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन चाहिए। क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। और मेरे पास क्या है? एम वी है। मतलब प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी अगर चाहिए तो प्रोटॉन की सही मायनों में क्या चाहिए होगी? वेलोसिटी चाहिए होगी। तो मैं यहां से वी अगर निकालना चाहूंगा तो बताओ कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा एच ई अपॉन, या एच से एच, ये एच भी तो है ना, एच से एच कैंसिल। चलो 1 अपॉन एम पी वी बराबर सी अपॉन कैपिटल ई। वी बराबर कितना आ जाएगा? ई अपॉन एम पी सी आ जाएगा क्या? जरा देखना, वी बराबर ऐसा आएगा क्या? देखना। अरे नहीं समझ पा रहे हो भाई? एम पी सी बताओ ऐसा है कि नहीं? मैं सही लिख दिया ना? मैं इसलिए पूछो तुम लोगों से कंफर्म करने के लिए लिख रहा हूँ। वी बराबर हो गया। ये मुझे काइनेटिक एनर्जी, ये मुझे वेलोसिटी मिल गई किसकी? प्रोटॉन की। मुझे निकालनी क्या है इसकी? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1/2 एम पी वी स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो ये हो जाएगा 1/2 एम पी वी की वैल्यू बताओ, ई अपॉन एम पी सी इंटू ई अपॉन एम पी सी स्क्वायर है इसका। बोलो है कि नहीं है? ठीक है। अब बताओ क्या करूँगा, है ना? ये क्या हो जाएगा? एक एम पी से एक एम पी क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है। अब मुझे लाना क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन के इक्वल। तो ये क्या क्या जा रहा है ऊपर बताओ। अच्छा एमपी को इसने एम लिया है, हमने एमपी लिखा जानबूझ के तुम्हें समझाने के लिए कि प्रोटॉन का मास एमपी है, लेकिन उसने मास ऑफ प्रोटॉन को ही एम लिया है, समझ गए ना? तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एम सी। और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या चीज? हाँ एक ई को क्या लिख दूं? लैम्डा भी चाहिए ना? हाँ ठीक है, तो बस हो गया, काम बन गया मेरा। ये आ गया कितना? ई अपॉन 2 एम सी। लिख दूं अलग? ई अपॉन 2 एम सी स्क्वायर, ये होगा ना इनटू में, या बस नहीं ई अपॉन 2 एम सी। ई अपॉन 2 एम सी एक तरफ ले लिया और एक ई अपॉन सी एक तरफ ले लिया। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी को फिर से लिख दो, क्या? एच सी अपॉन लैम्डा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू ई अपॉन 2 एम सी इंटू में एच सी अपॉन लैम्डा। सर सी सॉरी अपॉन में कितना? यहाँ सी, ये वाला सी, ठीक है? तो सर इस वाले सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा। बताओ ई क्या बचेगा? ई इज इक्वल टू 2 एम सी लैम्डा अपॉन एच। 2 एम सी लैम्डा अपॉन एच, क्या बात है, मजा आ गया। 2 एम सी लैम्डा अपॉन एच, 2 एम सी लैम्डा अपॉन एच टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। समझ गए? थोड़ी मेहनत करनी थी, ठीक है? पेपर में मैंने क्या कहा, टफ नहीं है क्वेश्चन, आपको लालच आएगा इस क्वेश्चन को देख करके, लेकिन परेशान मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ए हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, a hydrogen atom in the ground state is excited by an electron beam. A hydrogen atom in the ground state is excited by an electron beam, है ना? इलेक्ट्रॉन बीम of 12.5 electron volt, 12.5 electron volt. Find out the maximum number of lines emitted by the atom from its excited state, है ना? फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस इमिटेड, ठीक है? मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस इमिटेड बाय द एटम फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट। मैं निकाल रहा हूं, देखो भाई
सबसे पहली बात, हे बच्चों ध्यान लगाओ, आपको पता होना चाहिए डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1, बात खत्म। यही होता है कि नहीं? व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा ई? बाहर से दी गई एनर्जी भी डेल्टा ई होती है, और जब कोई ऊपर से जंप लगाता है तो भी एनर्जी डेल्टा ई होती है। मतलब दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस ही डेल्टा ई के इक्वल होता है। हमने इस एटम को बाहर से एनर्जी दी है कितनी? 12.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 मुझे पता नहीं है, मैंने लिख दिया सर कितना? -13.6 अपॉन n स्क्वायर। समझ गए? फाइनली ये कहां पर जाएगा मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मुझे इनिशियली ये कहां पर था वो पता है। ग्राउंड स्टेट में था तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर, यही था ना? अरे यही करोगे ना? तो अब ये कितना हो जाएगा? 12.5, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस है तो माइनस इधर होगा, क्या हो जाएगा? माइनस इक्वल टू माइनस का 13.6 अपॉन n स्क्वायर। इसमें से इसको घटाओ, 1 पॉइंट पक्का हो गया जी। 1.1 इक्वल टू कितना? माइनस का होगा अभी, माइनस का 13.6 अपॉन n स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल, n स्क्वायर बराबर 13.6 अपॉन 1.1, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, n स्क्वायर बराबर 12.36। तो भाई n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 12.36। अब ये कितने का स्क्वायर होता है? 3 पॉइंट कुछ करके आएगा। ओके, तो बस n बराबर 3 लेंगे, क्योंकि अप्रॉक्स में कितना आएगा? 3 आ तो गया। क्या बात कर रहे हो? आते समझ गए ना? ओके, n बराबर 3, ठीक है। तो सर थर्ड शेल तक जंप लगा पाएगा ये। अगर मैंने नीचे से किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में इतना एनर्जी दे दी इतनी, तो ये जंप लगाकर ग्राउंड स्टेट से कहां पहुंच जाएगा? थर्ड शेल में। अगर उसने तो पूछा टोटल नंबर ऑफ लाइंस, तो इसका फॉर्मूला लिख लो भाई, ठीक है ना? टोटल नंबर ऑफ लाइंस इमिटेड, स्पेक्ट्रल लाइंस, जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट कर सकता है? तो उसका फॉर्मूला बता रहे हैं, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका, n की वैल्यू आपने पता करी ली, थर्ड शेल में जाएगा तो 3 इंटू माइनस 1, 3 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 2, कितना हो जाएगा? 6/2, मतलब 3 लाइन से इमिट करेगा, ठीक है ना? फॉर्मूला है ना डायरेक्ट, है ना? लॉजिक में छोड़ दो। अब मेरे लॉजिक में तो वही चर्चा तो हो रही थी, लॉजिक में मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा मानना यह है 2 लाइन होनी चाहिए बस, क्योंकि थर्ड शेल से वो या तो सेकंड में आएगा या तो थर्ड से फर्स्ट में आएगा, है ना? अब ढूंढना पड़ेगा भाई, लंबा चौड़ा कहानी, चक्कर ना पड़ो इस समय ना ढूंढने वाली। मैं इसीलिए तुम्हें भी बता रहा हूँ कि ज्यादा नहीं अब डिटेल में पीछे जाना है किसी के, कि हम एक चीज के पीछे पड़ के पूरा टाइम खराब कर रहे हैं। आप अपना क्वेश्चन करिए और आगे बढ़िए बस, है ना? हाँ देखो, है ना? ले भाई, ले ना, बुक दे दो। क्वेश्चन को सुनिए। इसने कहा 2 स्मॉल आइडेंटिकल डायपोल, स्मॉल भी है आइडेंटिकल भी है। सुनो मोइन, क्या होती है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसकी डायरेक्शन p ऊपर की तरफ, इसकी डायरेक्शन p इधर की तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। हमें नेट डायपोल मोमेंट निकालना है इस अरेंजमेंट का। तो यार एक p ऊपर एक p नीचे, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री, कितना आएगा सर? p नेट इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 वैल्यू आप जानते हो कितनी? -1/2 p होगा, p आ जाएगा आंसर। p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा प्लस का 2p स्क्वायर इंटू में -1/2, सब कटने उठने के बाद p आ जाएगा। तो p नेट भी p के इक्वल ही होगा, जो कि कितने के इक्वल होगा? q इंटू e के इक्वल होगा, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? नहीं सॉरी, कितना? p नेट इक्वल टू q इंटू 2l, जो भी होगा खत्म। क्या आ रहा है? उसने क्या दिया आंसर? हाँ, किसकी डायरेक्शन? क्या इसमें मसला क्या है? मसला बताओ क्या है भाई मेरे प्यारे? नेगेटिव टू पॉजिटिव तो ये हो गई p, तो यहां जाएगा ना डायरेक्शन, क्या दिक्कत है उसमें? कुछ नहीं करना है, तुम सीधा लगाओ ना फॉर्मूला, tan बीटा बराबर p, ठीक है ना? p cos थीटा। अगर मैं इस वाले p से ले रहा हूं, ये ले लो b, इसको मैंने बीटा ले लिया, ठीक है? तो बस p cos 120, ऊपर साइन होता है cos होता है, q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, साइन होता है। तो p sin 120 अपॉन p प्लस p cos 120, इसको सॉल्व कर देना, से बीटा निकल आएगा। समझ ना? अब वो बीटा तुम्हें जो यहां से मिलेगा ना, समझो वो यहां से मिलेगा, यहां से नहीं समझे? मान लो तुम्हारा बीटा आ गया कितना? 60 डिग्री आ गया, सपोज कर लो 60 डिग्री आ गया, ठीक है ना? चलो कर ही लेते हैं।
है ना, काहे दे लगाना। बताओ साइन 120 वैल्यू √3/90 प्लस साइन 90 प्लस 30, हाँ √3/2 ये p प्लस p माइनस p/2 सर ये आ जाएगा p√3/2 अपॉन में p/2, 2 से 2 कट गया, p से p कट गया, कितना आ गया 60 आ गया। तो यहां से 60 समझ गया ना। तो हम बोलेंगे CD वाले डायपोल से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए नेट डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, समझ गए। तो इसके सेकंड क्वेश्चन में कुछ पूछा होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, इसके ऊपर अप्लाई होने वाला टॉर्क और ये भी बताना है, ठीक है ना। तो टाउ इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, अच्छा है ना, PE साइन P और E के बीच का एंगल, अच्छा ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं हाँ ये कितना हो गया 90, तो ये कितना होगा 30, और यहां से कितना है 60, तो ये E देखो ध्यान लगाओ, सॉरी P, ये हो गई P नेट की डायरेक्शन, और ये होगी E की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 30। उसके आंसर पे मत जाओ, मैं बार बार कर रहा हूं, उसने आई कैप जे कैप के टर्म्स में किया है, तुम इस तरह कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मोइन आ गया पक्का, ठीक। तो PE साइन थीटा लगा दो, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, ठीक है, खत्म करो, चलो है ना। एक क्वेश्चन है उसमें, अच्छा भाई क्वेश्चन क्या है तुम समझ ही रहोगे। उसने दिया अगला क्वेश्चन, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप शोइंग द इमेज फॉर्मेशन इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन। कर लोगे, इसकी प्रैक्टिस इतनी कर लो, ये आएगा भाई पेपर में जरूर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसमें गलती मत करके आना। गलती क्या होगी, एरो, आप एरो छोड़ेंगे, साफ सुथरा डायग्राम नहीं बनाएंगे, कैसा भी बना के छोड़ देंगे, ये नहीं करना। अच्छा बनाना, बढ़िया एकदम बिल्कुल बेहतरीन सा, ठीक है ना। इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि वहां आएगा तो आपके हाथ से बढ़िया ही बने, बस बेकार ना बने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का। मैं उम्मीद पूरी रखता हूं कि आप ये क्वेश्चन मुझे करके दिखा देंगे, बस उसके बाद हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसने कहा एक कैपेसिटर C रेजिस्टर R are connected in series with an AC source of voltage of frequency 50 Hz, F बराबर 50, ओके। कैपेसिटर C है, रजिस्टर R है, ठीक है ना। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C एंड R, C के अक्रॉस वोल्टेज दिया कितना 120 वोल्ट, R के अक्रॉस वोल्टेज दिया कितना 90 वोल्ट, ओके। एंड द करंट इन द सर्किट इज 3 एम्पियर, करंट इन द सर्किट इज 3 एम्पियर। क्या क्या दे दिया बताओ, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, VC 120 वोल्ट, VR 90 वोल्ट, करंट 3 एम्पियर, इतना दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत अच्छे। अब क्या कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट इंपेडेंस ऑफ द सर्किट। पहले पार्ट में इंपेडेंस ऑफ द सर्किट, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 ही पार्ट हैं। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट में भाई इंपेडेंस ऑफ द सर्किट, सेकंड पार्ट में वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस which when connected in series with C and R will make the power factor of the circuit unity। अच्छा 1.5 नंबर के 2 क्वेश्चन है ये। मतलब पहली बात तो केवल इसी का आपको बताना है, क्या इंपेडेंस, फिलहाल के लिए तो इसी का इंपेडेंस बताना है। और दूसरे केस में कहा कि बताओ कितना इंडक्टर, कितने इंडक्टेंस का इंडक्टर इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दूं ताकि इस सर्किट का पावर फैक्टर क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए, मतलब रेजोनेंस क्रिएट हो जाए। नहीं समझ रहे हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है हमें, नंबर लाने भाई कैसे भी बस, ठीक है। सूर्य समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इसका कहना क्या है, वापस याद दिला रहा हूं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है क्वेश्चन में। चलो पहले तो अच्छे सेट बताओ सर। अभी RC सर्किट है ना, तो RC सर्किट होने की वजह से ERMS कितना होगा, कोई बताएगा मुझे। ERMS E इक्वल टू मैंने पहले बताया था क्या, अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। बोलो होता है कि नहीं, होता है ना, बहुत अच्छे। VR आपके पास है, बताइए कितना सर 90, 90 का स्क्वायर प्लस VL 0 है, VC 120, 120 का स्क्वायर, सॉल्व करिए, 90 का स्क्वायर 8100, 14400,
कितना आ रहा है तुम बताओ? हाँ 50 ओम, सही है। ये कितना आ गया यार? 22500 आएगा। अच्छा ये सब ऐड करके 22500 तो 150। हाँ वेरी गुड। ERMS क्या ये दीप्ति तुम्हें समझ में आ रहा है? पक्का? बहुत अच्छा। हाँ हाँ, दूसरे में निकालना है कि पहले तो ये वैसे ये पूछा था ERMS है ना, नहीं सॉरी इम्पीडेंस पूछा था। दूसरे में पूछा है कि बताओ इसी के साथ, अभी फिलहाल तो ये कैसा था? CR था ये। इसने कहा इसी के साथ सीरीज में कितना इंडक्टेंस का इंडक्टर लगाऊं ताकि पावर फैक्टर क्या हो जाए? यूनिटी हो जाए। तो ये निकालना है L। हाँ 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 ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। करो करो बस आंसर बताओ, बाद में देखेंगे। ठीक है, 100 में समझ में आया? ERMS बराबर 150। ERMS को क्या लिखोगे? IRMS इंटू Z इक्वल टू 150। IRMS तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 3Z बराबर कितना? 150। तो Z बराबर बता दो भाई कितना आएगा? हाँ रेजोनेंस ही तो आएगा, बताओ। 50 ओम। L आ रहा 2/5 पाई हेनरी। 2/5 पाई मतलब 2 हाँ 15 पॉइंट कुछ करके आ रहा होगा। 2/5 पाई हेनरी। अगले केस में उसने क्या कहा? पावर फैक्टर यूनिटी मतलब 1। पावर फैक्टर अगर यूनिटी होगा तो इसका मतलब आदित्य तिवारी R/Z होता है ना कॉस का वैल्यू, R/Z बराबर 1। तो R बराबर क्या हो जाएगा? Z। R बराबर Z का मतलब सर R कितना है? 50। रेजिस्टेंस कहाँ दिया है? तो हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। VR/I IRMS, ठीक है ना, बराबर Z कितना होगा? 50 है। ये बताओ VR कितना है? 90। ये मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं नहीं सुनो, अब Z 50 नहीं, अब Z 50 नहीं है। वो Z 50 तब था जब केवल उसमें R और C लगे थे, L नहीं लगा था, तब Z 50 आया था। वो मैं ये लोग बार बार कह रहे हैं ना कि भैया R/Z लगा, मैं वो अलग कर रहा हूँ। नहीं तो हमेशा बेहतर होता है XL बराबर XC। मुझे पता है भाई, लेकिन ये कह रहे ये भैया ये वाला करिए, मैं ये भी कर लो, तुम्हें दिक्कत क्या है? दोनों तो सही हैं, वो भी सही है ये भी सही है। आप चाहो XL बराबर XC लगा दो, चाहो ये वाला लगा दो, ठीक है ना। उसे क्योंकि जब पावर फैक्टर यूनिटी होता है तो उस समय सर्किट रेजोनेंस में आ जाता है, और रेजोनेंस होता है तो XL बराबर XC होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से 90/3 बराबर कितना? √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब तुम्हारे पास R भी है, ये तो हो जाएगा आपका क्या? 30 बराबर √R² प्लस XL का होल बताओ। वो नहीं मुझे पता, वो तो मुझे निकालना ही है। R को भी आपको निकालना पड़ेगा भाई, जैसे आपने अभी यहाँ निकाला 30 का स्क्वायर प्लस यहाँ XL को XL ही रहने देंगे, XC आप निकाल दोगे कहाँ से? VC/IC 40 आ जाएगा, 40 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आपको पहले XL मिलेगा, XL को आप 2πfl के इक्वल रख देना, L निकल आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? और अगर ये ना करते तो मैं ऐसे करता सीधे कि XL बराबर क्या लिखो? XC। 2πfl बराबर क्या रखो? 1/2πfc। ये सब भी ना रखो, सीधे लिखो 1/। FC की पूरी पता है? अच्छा हाँ ठीक है, चलो हटाओ। XC की वैल्यू कितनी है? 40। वहां से निकल जाएगी, मतलब VC/I करके, VC/I करके। तो L बराबर सर 40/2πf। वो इतना सब ना करना पड़ता, इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, आसान हो जाता। 20 अब आप रख दीजिए 20/π × 50। सर ये हो जाएगा 2/5 पाई। बिल्कुल यही छोड़ना, इंडक्टर है ना। कितना होगा? हेनरी होगा कि मिली हेनरी? हेनरी होगा। 2/5 पाई हेनरी। वो क्योंकि ज्यादातर अच्छा आपने देखा होगा अक्सर वो जो ना L का वैल्यू ना अक्सर इसी तरह देता है 2/π 3/π करके। वैसे अगर इसको आप सॉल्व कर दोगे तो भी कोई बुराई नहीं है, छोड़ सकते, ठीक है ना। चलो इसमें तो इतना ठीक है, अभी काफ़ी है। केमिस्ट्री निकालिए, ठीक है ना।